हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हम सबसे पहले पढ़ेंगे SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। इसे आप कह सकते हो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटे हमें SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था SN1 रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, और उसके बाद हम देखते हैं SN अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटे दूसरा जो आज का हमारा टारगेट होगा वो होगा कि जो SN अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है SN2 अभिक्रिया के बारे में, कि SN2 अभिक्रिया वास्तविकता में होती क्या है। जैसे कि बेटे कल हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया के बारे में। SN1 अभिक्रिया में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई गई थी। जिस बच्चे ने SN1 अभिक्रिया वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप SN1 अभिक्रिया वाला वीडियो जरूर देख लें। और उसे देखने के बाद फिर यदि आप इस वीडियो को, अर्थात SN2 अभिक्रिया वाले वीडियो को देखोगे, तो बेटे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक निश्चित क्रम में किसी भी यूनिट को, किसी भी पार्ट को, किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहिए। यदि आप एक निश्चित क्रम में लेके चलोगे अपनी पढ़ाई को, तो आपको वो पार्ट, वो यूनिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस बात की बेटे 100% गारंटी है। अब देखो जरा, हमने बोर्ड पे हेडिंग लिखा है SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप कह सकते हो बाई मॉलिक्यूलर। ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हुआ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे बेटे हमें आज समझना है और सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान से उन सभी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, यदि हम SN2 अभिक्रिया की बात करें, तो बेटे सबसे पहले तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये अभिक्रियाएं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल, ये अभिक्रियाएं केवल, ध्यान से समझियो बेटे, केवल एक पद में, ये अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूर्ण होती हैं। यानी कि जो SN2 रिएक्शंस हैं वे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही पद में पूरी हो जाती हैं। हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन पूरी होती है 2 पदों में। पढ़ा था ना बेटे? SN1 रिएक्शन कितने पद में पूरी होती है? 2 पदों में पूरी होती है। और यहाँ आपको मैं बता रहा हूं कि SN2 रिएक्शन पूरी होती है केवल एक स्टेप में। ठीक है बेटे? अच्छा एक चीज और बता रहा, बहुत बढ़िया, उसे भी समझो बेटे। जो SN2 रिएक्शंस है ना, इनका वेग, इनका वेग क्रियाधार, क्रियाधार तो आप समझते हो, क्रियाधार माने सबस्ट्रेट, जो हमारे पास है RH एल्काइल हैलाइड, इनका वेग क्रियाधार तथा आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी हमारे पास कौन है? आक्रमणकारी अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल लिख दिया मैंने, NU नेगेटिव, नाभिक स्नेही। तो यहां मैंने लिखा बेटे इनका वेग क्रियाधार तथा आक्रमणकारी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब कहने की बात यह है कि यदि आप SN2 रिएक्शंस का वेग निकालने जाओगे तो उनका वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा। उसमें से पहला अणु क्या होगा, क्रियाधार यानी एल्काइल हैलाइड, और दूसरा अणु क्या होगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक अर्थात अटैकिंग रिएजेंट, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। ठीक है बेटे, तो इसलिए हम कह सकते हैं, मैंने लिखा इसलिए यह एक, ध्यान से समझिए जरा, इसलिए यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। मतलब आपने जब SN1 रिएक्शन पढ़ा था तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। SN1 रिएक्शन मैंने बताया था कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बेटे, 2 स्टेप में। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही, केवल एक पद में, केवल सिंगल स्टेप में। बेटे SN1 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन का जो वेग है, जो उस अभिक्रिया की दर है, वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, और वो एक अणु है क्रियाधार या सबस्ट्रेट या RX। और यहाँ आपको बताया कि अभिक्रिया का वेग क्रियाधार की सांद्रता और आक्रमणकारी अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो चूंकि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल RX अर्थात एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए SN1 अभिक्रिया की हम कोटि मानते हैं एक। कितनी मानते हैं, एक। तो SN1 अभिक्रिया की कोटि हम मानेंगे एक। और यहाँ क्या है, यहाँ SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है RX की सांद्रता पर भी और NU नेगेटिव मीन्स न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी। तो दो अणुओं की सांद्रता पर यदि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि SN2 अभिक्रिया की कोटि 2 है। ठीक है बेटे, जब ही तो हम लिखते हैं ऊपर इसके 2, ये जो 2 लिखा है वो केवल इसी कारण से लिखा है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो इस बात को कि जो अभिक्रिया का वेग है, SN2 रिएक्शन का जो दर है, जो वेग है, जो स्पीड है, जो रेट है, वो लिखा जा सकता है K, और कंसंट्रेशन ऑफ क्रियाधार यानी कि क्रियाधार की सांद्रता पे भी निर्भर कर रहा है। और फिर लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ, नाभिक स्नेही लिख दूं, यहाँ नाभिक स्नेही लिख दो या आक्रमणकारी लिख दो या NU नेगेटिव लिख दो या न्यूक्लियोफाइल लिख दो, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्रियाधार की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा एक बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी, ध्यान से समझिए जरा। इसमें माने किसमें, SN2 अभिक्रिया में एक संक्रमण, इसमें एक संक्रमण अवस्था, इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये चीज जरा आपको ध्यान रखनी है बेटे, बहुत बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को। मतलब जब भी SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो SN2 रिएक्शन में एक संक्रमण अवस्था बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो संक्रमण अवस्था कैसे बनेगी, देखो जरा कैसे बनेगी। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा बेटे मिथाइल ब्रोमाइड का। जैसे ये हमारे पास कार्बन का परमाणु है और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 3 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या है, CH3। क्या है बेटे इसका मतलब, CH3 तो है। और इसके ऊपर जोड़ रखा हमने Br। तो ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। देखो CH3Br, इसे आप कहोगे मिथाइल ब्रोमाइड। क्या कहोगे बेटे, मिथाइल ब्रोमाइड। और कुछ बच्चे इसे कहेंगे ब्रोमोमीथेन।
तो आप यदि इसे मिथाइल ब्रोमाइड कहते हो तो ये तो है सामान्य नाम, और यदि आप इसे कहते हो ब्रोमोमीथेन तो ये है आईयूपीएसी नाम। ये बात सिखा रखी ना मैंने बेटे आपको। अब देखो, मान लो आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है और इस मिथाइल ब्रोमाइड पर आपको अटैक करना है OH नेगेटिव का। किसका अटैक करना है? OH नेगेटिव का। आपको पता है ना बेटे, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है। जब इसके ऊपर ऋण आवेश है तो इसका मतलब पक्की बात है कि नाभिक अर्थात धन आवेश के प्रति इसमें लगाव होगा, धन आवेश के प्रति इसमें स्नेह होगा, धन आवेश के प्रति इसमें लव होगा, धन आवेश के प्रति इसमें अफेक्शन होगा, धन आवेश के प्रति इसमें अट्रैक्शन होगा। और धन आवेश कहाँ है परमाणु में? नाभिक में ही तो है बेटे धन आवेश, क्योंकि नाभिक में होते हैं धन आवेशित प्रोटॉन। तो हमें एक बात का पता चला है कि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब OH नेगेटिव है नाभिक स्नेही, जिसे आप लिख सकते हो न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव। तो जब मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर एक नाभिक स्नेही अटैक करने के लिए आता है तो क्या होता है? देखो जरा ध्यान से देखियो। तो जो सबसे पहले काम होता है वो स्लो है, और हमने SN1 रिएक्शन में क्या करा था कि मिथाइल ब्रोमाइड को आयनों में तोड़ दिया था। भाई मिथाइल ब्रोमाइड एक एल्काइल हैलाइड ही तो है, RX का ही तो एक प्रकार है, तो हमने वहां इसे आयनों में तोड़ दिया था। वहां हमने SN1 रिएक्शन को कंप्लीट किया था 2 स्टेप में। पहले स्टेप में तो जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका RX है एल्काइल हैलाइड, वो आयनों में टूट जाता है R पॉजिटिव और X नेगेटिव में। R पॉजिटिव को आप बोल रहे थे कार्बो धनायन या कार्बो कैटायन, ऐसा ही तो बोल रहे थे बेटे। पर यहाँ किसी तरह का आयनन नहीं होता है SN2 रिएक्शन में। होता है क्या कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है या कोई सा भी RX है, जो भी आप लेते हो, मिथाइल ब्रोमाइड तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया है, जरूरी नहीं कि मिथाइल ब्रोमाइड से ही आप इस बात को एक्सप्लेन करोगे। इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल यानी OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आता है तो बनती है संक्रमण अवस्था। वो संक्रमण अवस्था कैसी होती है ध्यान से समझिए जरा। देखो ये कार्बन है, ये बना दिया मैंने यहाँ कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है जुड़े हुए? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन में जोड़ दूं, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ, ये जोड़ दिए मैंने 3 हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, इसके ऊपर पहले से क्या जुड़ा हुआ है? पहले से जुड़ा हुआ है Br। तो यहाँ से ये जो Br है ये मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। Br धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाएगा। डॉटेड लाइन का मतलब अभी पूर्ण रूप से अलग नहीं हुआ है, Br धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया है, ठीक है। और OH नेगेटिव बैक साइड से यहाँ से इस तरफ से अटैक करेगा, और ये जो आपका OH नेगेटिव है वो इस पर जुड़ना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि Br नेगेटिव जब अलग होना स्टार्ट हो गया है तो उसे भी हमने डॉटेड बॉन्ड से दिखाया है, और OH नेगेटिव जब जुड़ना स्टार्ट हो गया है कार्बन के ऊपर तो उसे भी हमने डॉटेड बॉन्ड से दिखाया है। तो जब ये अलग होगा तो इसके ऊपर पूरा ऋणावेश हम नहीं लगा सकते हैं, अभी पूर्ण रूप से अलग तो नहीं हुआ। यदि पूर्ण रूप से अलग हो जाता तो इसके ऊपर पूरा ऋणावेश हम लगा देते, तो हमने यहाँ लगा दिया निशान डेल्टा का। डेल्टा माने आंशिक ऋणावेश। इसी तरीके से OH नेगेटिव क्या पूर्ण रूप से कार्बन परमाणु पर जुड़ गया है? पूर्ण रूप से तो बेटे कार्बन परमाणु पर जुड़ा ही नहीं है, अभी तो धीरे धीरे जुड़ने लग रहा है। तो इसके ऊपर आप आंशिक ऋण आवेश ही बनाओगे। जो जुड़ने लग रहा है, जो जुड़ने जा रहा है, उसके ऊपर भी आंशिक ऋणावेश, और जो अलग होने जा रहा है उसके ऊपर भी आंशिक ऋणावेश। आपको पता है कि ये अवस्था कुछ ऐसी अवस्था है कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण रूप से स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है कि कितनी है कार्बन की संयोजकता। तो ये जो अवस्था हमें मिली है, इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी है? 5। देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे, और बेटे कार्बन ने एक बॉन्ड Br नेगेटिव के साथ जिसे यहां से अलग होकर जाना है, और एक बॉन्ड OH नेगेटिव के साथ बना रखा है जिसे इसके ऊपर आकर पूर्ण रूप से जुड़ना है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं बेटे? संक्रमण अवस्था। मैं लिख दूं यहाँ, ये है वो संक्रमण अवस्था।
ये लिख दी संक्रमण अवस्था है या ट्रांजिशन स्टेट है। बेटे SN1 रिएक्शन में तो कोई संक्रमण अवस्था बनी नहीं थी, वहां तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई थी। पहले स्टेप में RX आयनों में टूटा था, R पॉजिटिव X नेगेटिव, और दूसरे स्टेप में जो वो R पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन कार्बोधनायन बना था, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था और वहां आके वो जुड़ गया था। ठीक है, पर वहां जो पहला स्टेप था आयनों में टूटने वाला, वो स्टेप था स्लो, और दूसरा स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा था कार्बोकैटायन से, वो स्टेप था फास्ट। तो स्लो स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास हो। जटिल अभिक्रिया जब भी हमारे पास होगी तो जटिल अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती है, जो रिएक्शन सिंगल से ज्यादा यानी डबल या ट्रिपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और उन बहुत सारे मल्टी स्टेप्स में, उन सारे पदों में हमें देखना होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट स्टेप। हमें देखना होता है कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है माने जो मंदतम पद होता है या जो सबसे धीमा पद होता है, उस पद पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या मंदतम पद ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। ये चीजें आपको बेटे स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास संक्रमण अवस्था आई है। संक्रमण अवस्था के बाद क्या होगा कि बहुत तेजी से, तो मैं यहाँ एरो का निशान लगा के उसके ऊपर लिख दूं फास्ट। बहुत तेजी से क्या होगा बेटे कि OH नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा और Br डेल्टा नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो OH जुड़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ OH, और ये कार्बन का परमाणु ये वाला बना दिया। ये कितने H हैं, 3 H में इस तरीके से जोड़ूंगा, बस यही बात आपको समझनी पड़ेगी। ये 3 H जोड़ूंगा इस तरीके से, और क्या अलग हो गया है, Br नेगेटिव। मुझे यूं बताओ बेटे, ये जो था आपके पास अभिकारक क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और यहाँ क्या बना, Br की जगह OH आ गया, तो बताओ क्या बना, मिथाइल अल्कोहल। भाई CH3OH है, ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। बस बेटे आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा रिएक्शंस लिखते समय आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनमें से जितनों के भी नाम आप लिख सकते हो उन्हें लिखना चाहिए हर बार, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटे, जैसे आपको पता है इसका सामान्य नाम मिथाइल अल्कोहल है। यदि मैं पूछ लूं आपसे कि इसका IUPAC नाम बताओ क्या है, जैसे 11th में आपने पढ़ा था, तो इसका IUPAC नाम है बेटे मिथेनॉल। क्या है, मिथेनॉल है इसका IUPAC नाम। मैं यहां लिख रहा मिथेनॉल, NOL। जब अल्कोहल वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारे IUPAC नाम सिखाऊंगा। जैसे मैंने RX यानी एल्काइल हैलाइड के आपके हर तरह के IUPAC नाम आपको सिखा दिए, तो जो जो चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले मुझे उस चैप्टर से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं या उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे, यौगिक देखने को मिलेंगे, उनके सबके IUPAC नाम पहले मैं बेटे जरूर सिखाऊंगा चैप्टर में, फिर चैप्टर को फॉरवर्ड लेके चलूंगा। ठीक है, अब देखो हमें एक बात का पता चला है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, या सबस्ट्रेट को आप कह सकते हो क्रियाधार, मिथाइल ब्रोमाइड, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आया, पर हुआ क्या कि इसने अटैक कर दिया बैक साइड से। इसके अटैक करने से पहले ये Br नेगेटिव यहां से हटा नहीं है, ये हटने का नहीं है। जब ये नहीं हटने का तो OH नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता है। जब ये Br नेगेटिव यहां से हटा नहीं और इसने पहले ही अटैक कर दिया, तो जब Br नेगेटिव नहीं हटा और OH नेगेटिव ने पहले ही अटैक कर दिया, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसे अटैक बैक साइड से करना पड़ेगा। कहां से अटैक करना पड़ेगा, पश्चिम दिशा से, बैक साइड से, विपरीत दिशा से इसे अटैक करना पड़ेगा। इसलिए Br नेगेटिव अलग होने लग रहा है, पर इसके पूर्ण रूप से अलग होने से पहले ही OH नेगेटिव ने देखो इधर से बैक साइड से आगे जुड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है बेटे, तो ये जो अवस्था हमें मिलती है
इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होता है कि इससे ट्रांजिशन स्टेट बनने में कुछ ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमने लिखा है कि ये वाला जो स्टेप है स्लो है। ये पूरा एक ही स्टेप है, कभी आप सोच के चलो कि एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और उस सिंगल स्टेप का ये वाला पार्ट थोड़ा स्लो है। और जैसे ही संक्रमण अवस्था बनती है, तुरंत बी आर नेगेटिव यहां से रिमूव हो जाता है और ओ एच आ जाता है। देखो बैक साइड में ही जुड़ा हुआ है, ओ एच कहाँ जुड़ा हुआ है बेटे, बैक साइड में ही। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, बैक साइड से होगा। जबकि SN1 रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोकैटायन बनेगा भाई RX आयनों में टूटता था, वहां R पॉजिटिव X नेगेटिव। तो वो जो R पॉजिटिव बना था उसे आपने कहा था कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। कार्ब धनायन अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर रहा था कि वो खुला ऑफर कर रहा था कि चाहे आप फ्रंट साइड से अटैक कर दो, चाहे आप बैक साइड से अटैक कर दो, आपकी मर्जी है। तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही का अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है। पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पूरी संभावना है। इसलिए वहां आधा तो बनाता D फॉर्म और आधा बनाता L फॉर्म। ठीक है बेटे, यदि अटैक होता है फ्रंट साइड से तो L फॉर्म बढ़ता है, और यदि अटैक होता है बैक साइड से तो D फॉर्म प्रोडक्ट बनता है। ये बात आपको समझाई थी ना बेटे। और ये बात भी समझाई थी कि 50% तो बना था D फॉर्म और 50% बना था L फॉर्म प्रोडक्ट। और D फॉर्म और L फॉर्म प्रोडक्ट यदि 50-50% मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उन दोनों के मिश्रण को हम कहते हैं रेशमिक मिश्रण, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाता है, क्योंकि उसमें आधा D फॉर्म है। D फॉर्म सोचता है कि मैं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दूं, और आधा होता है उसमें L फॉर्म जो सोचता है कि मैं समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को वामावर्त दिशा अर्थात बाईं तरफ घुमा दूं, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं। ठीक है बेटे, और दोनों की मात्रा 50-50% अर्थात हाफ हाफ होने के कारण जो हमारा रेशमिक मिश्रण होता है या रेशमिक मिक्सचर होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाता है। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा हुआ बेटे कि आपके पास जो सबस्ट्रेट था, जो क्रियाधार था, उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हुआ, और बैक साइड से अटैक होने के कारण देखो बैक साइड में जोड़ा, ये तो बी आर फ्रंट में जुड़ा हुआ था, ये तो ओ एच बैक में जुड़ा। अब यहाँ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर बैक साइड से अटैक क्यों हुआ। हालांकि अभी मैंने कुछ मिनट पहले ये बात आपको बता दी। बैक साइड से अटैक इसलिए हुआ क्योंकि बी आर नेगेटिव अलग नहीं हुआ है और ओ एच नेगेटिव के बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा। जब ओ एच नेगेटिव के बेचैनी हो रही, वो इंतजार ही नहीं कर रहा इस बात का कि बी आर नेगेटिव वहां से अलग हो जाए तभी मैं अटैक करूंगा। तो बी आर नेगेटिव के अलग होने का इंतजार उसने नहीं करा, और बी आर नेगेटिव के साइड से वो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए उसे अटैक बैक साइड से करना पड़ेगा, पश्च से, पीछे की तरफ से, विपरीत दिशा से उसे अटैक करना पड़ेगा, और अटैक करके प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका है अभिकारक और ये है उत्पाद। इन दोनों की शक्ल देखो ध्यान से। देखो यदि आप अभिकारक को देखोगे ना तो अभिकारक में आपको पता चलेगा ये तीनों हाइड्रोजन इस तरफ को जुड़े हुए हैं, और उत्पाद में तीनों हाइड्रोजन होंगे अपोजिट, तो इनका ओरिएंटेशन अपोजिट हो गया है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जस्ट अपोजिट हो गई है, इनका त्रिविम रसायन जस्ट अपोजिट हो गया है। यदि ये डी फॉर्म है ना तो ये एल फॉर्म बनेगा, और यदि ये एल फॉर्म है तो वो डी फॉर्म बनेगा। ये यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा मेरी तरफ ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई है, कैसी घटना बताऊं, कि आप जो है आपके हाथ में एक छतरी है, एक छाता है, एक अम्ब्रेला है, और उस छाते को आप बरसात के मौसम में लेकर जा रहे हो, और बहुत तेज हवा चली, बहुत ही तेज बारिश में, और हवा चलने के बाद आपका छाता जो है वो पलट गया है, यानी उसे होना चाहिए था आपके ऊपर, वो आसमान के ऊपर हो गया, उल्टा हो गया वो छाता। क्या ऐसा हुआ है? यदि आपके साथ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है तो किसी के साथ तो होता हुआ देखा ही होगा।
कि जब तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो हमारा जो छाता है वो पलट जाता है। क्या आपको बिल्कुल ऐसा नहीं नजर आ रहा कि देखो इधर को ये छाता था और जब प्रोडक्ट बना तो ये उल्टा हो गया। देखो कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन इस तरफ थे, अब कार्बन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन इस तरफ हो गए। तो इस तरीके से डी फॉर्म यदि आपके पास रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपको एल फॉर्म मिलेगा, और यदि रिएक्टेंट आपके पास एल फॉर्म है तो प्रोडक्ट आपको डी फॉर्म मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपका ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे आंधी में, तूफान में, तेज बारिश में छाता पलट जाता है, बिल्कुल ऐसा। और बेटे इस घटना को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाल्डन। क्या नाम था? वाल्डन। इसलिए इस घटना को हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन प्रतिलोमन। प्रतिलोमन माने इन्वर्ट हो जाना, पलट जाना, बदल जाना, जस्ट अपोजिट हो जाना, डी का एल बन जाना या एल का डी बन जाना। ठीक है बेटे। अच्छा, ये खासियत वाल्डन इन्वर्जन केवल और केवल किस में है? SN2 रिएक्शन में। ध्यान रखनी है बात। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको एक बात बताई। क्या बताया बेटे? यूं बताया कि जो SN2 रिएक्शन है ना, उस SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पर होता है? RX पर। एल्काइल हैलाइड पर ही तो होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक RX पर। इसमें न्यूक्लियोफाइल RX पर पीछे से, पीछे लिख दूं, पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है। बताओ इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो क्या? SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन से होगा, अर्थात विपरीत दिशा, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन से होगा। जबकि SN1 रिएक्शन का यदि हम बात करें तो SN1 रिएक्शन में जो आपका कार्बोकैटायन बना था फर्स्ट स्टेप में, जो स्लो स्टेप था, तो कार्बोकैटायन ने खुला ऑफर करा था किसे? न्यूक्लियोफाइल को, कि जैसी इच्छा है वैसा कर लो। यदि आप चाहते हो फ्रंट साइड से अटैक करना तो फ्रंट साइड से कर लो, और यदि आप चाहते हो बैक साइड से अटैक करना तो बैक साइड से कर लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका क्रियाधार है, जो RX है, वो न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही को खुला ऑफर नहीं दे रहा है। उसका कहना सिर्फ ऐसा है कि यदि आपको अटैक करना है तो यू कैन प्रोसीड फ्रॉम द बैक साइड। आप जो है विपरीत दिशा से अटैक कर सकते हो, केवल एकमात्र ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि फ्रंट साइड पे मेरा पुराना दोस्त जुड़ा हुआ है Br या जो भी हेलोजन है। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे? तो हमने यहां लिखा है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल RX पर पीछे से आक्रमण करता है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसलिए क्रियाधार, इसलिए क्रियाधार, क्रियाधार कौन है? RX का विन्यास, विन्यास क्या? त्रिविम विन्यास लिख दूं मैं, त्रिविम विन्यास उलट जाता है। त्रिविम विन्यास क्या हो जाएगा बेटे? उलट जाएगा, या कुछ बच्चे कहेंगे पलट जाएगा। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब पता क्या है? मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, अर्थात डी एल में तथा एल डी में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि आपका रिएक्टेंट डी फॉर्म है तो प्रोडक्ट आपका एल फॉर्म बनेगा, और यदि रिएक्टेंट आपका एल फॉर्म है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डी फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। यहां एक बात और लिख लो जिससे थोड़ा याद रहे। जैसे तेज हवा में, तेज हवा को कुछ बच्चे आंधी या तूफान भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे तेज हवा में छाता उलट जाता है, तेज हवा में
क्या उलट जाता है? छाता। तो इस तरीके से विन्यास भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो घटना है ना, इस घटना को घटना कह दो या गुण कह दो, आपकी मर्जी है, इस घटना को वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन, या आप कह सकते हो वाल्डन इन्वर्जन। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं ना, मैं कहता हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखा करो कि कौन सा रिएक्शन या कहाँ कहाँ वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। जहां भी आपको किसी वैज्ञानिक का नाम मिलता है ना, वहां समझ जाना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ आपने लिखा है वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन, पूरा वाक्य कर दूं पहले, कहते हैं, यहाँ वैज्ञानिक का नाम आ रहा, तो आपको मेरे बताने से पहले अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक है बेटे। तो ये चीजें आपको बेटे बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कहाँ वैज्ञानिक का नाम आता है कहाँ नहीं। दूसरी बात, SN2 रिएक्शन मैंने यहाँ तक समझाया, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर और अच्छी बातें बताऊंगा इसके बारे में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन क्या है, या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शंस के बारे में अब हमें बात करनी है। तो बेटे यदि मैं आपको कहूं कि चलो त्रिविम रसायन की बात कर रहे, तो मैंने बेटे त्रिविम रसायन आपको पूरा सिखा दिया है। त्रिविम रसायन में हम क्या देखते हैं, या तो ज्यामितीय समावयवता और या फिर प्रकाशिक समावयवता। आपको पता है ना इस चीज का? तो आपको पता है कि यदि आपके पास डी फॉर्म है अभिकारक, तो आपके पास जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा? एल फॉर्म। और यदि अभिकारक एल फॉर्म है तो उत्पाद बनेगा डी फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं, जिन्हें आप प्रतिबिंब रूप कह सकते हो या एनेंशियोमर्स भी कह सकते हो। तो यहाँ सीधी सादी बात यह है कि आपको केवल और केवल देखना है कि वाल्डन इन्वर्जन होता है और डी फॉर्म एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एल फॉर्म बदल जाता है डी फॉर्म में। बस यही क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है SN2 रिएक्शन की। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल किस तरह समझाएंगे हम, कि मान लो हमारे पास ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये लिख दिया न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, और इसके ऊपर अटैक, इसे अटैक करना है, जिसके ऊपर RX के एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करना है। वो एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह का है, ये बनाया मैंने CH3, ये कार्बन है और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, हाइड्रोजन है, और यहाँ जुड़ा हुआ है कोई हैलोजन। ये हमारे पास RX है यानी सबस्ट्रेट है। और मैं कह रहा कि मान लो ये डी फॉर्म है, ये लिख दिया डी फॉर्म। डी फॉर्म को आप प्लस फॉर्म भी लिख सकते हो। अब यदि मैं आपको कह दूं कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यहां से ये पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा एकदम, तो क्या स्थिति डेवलप होगी? देखो बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है आंशिक ऋणावेश हम बनाएंगे, जुड़ने जा रहा है किससे? कार्बन से। और इधर से अलग कौन होने जा रहा है? डॉटेड से ही लिखा मैंने X, इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया। तो अब हमारे पास एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक है इथाइल। तो आप एक काम करो, इसे इस तरीके से जोड़ सकते हो, CH3 और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक जोड़ दिया इथाइल, CH2CH3। तो ये जो स्टेट बनी है, जो अवस्था बनी है, इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसे आप ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हो या संक्रमण अवस्था कह सकते हो। होगा क्या बेटे? होगा ये कि ये तीनों जो ग्रुप थे ये लेफ्ट साइड में थे, राइट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया है। ठीक है बेटे, तो होगा क्या? देखो मैं लिख दूं जरा, ये वाला स्टेप कैसा है? स्लो है, और यहाँ ये काम बहुत तेजी से होगा, ये फास्ट है। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है कार्बन के साथ। क्या क्या है इसके ऊपर? एक तो CH3 है, एक H है और एक है CH2CH3।
और बेटे X नेगेटिव अलग हो चुका है जो पहले से जुड़ा हुआ हेलोजन एटम था। तो यदि ये D फॉर्म था तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो L फॉर्म बनेगा। D और L का मतलब तो पता है, D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। D फॉर्म को आप बेटे प्लस फॉर्म भी कह सकते हो और L फॉर्म को आप माइनस फॉर्म भी कह सकते हो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में केवल और केवल दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दो बातें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, अटैक बैक साइड से होना है, इसलिए मैंने इस बार न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड में ही बनाया है जिससे यहां से इसका अटैक हो जाए। इसी के साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि रिएक्शन SN2 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें होगा वाल्डन इन्वर्जन। क्या होगा? वाल्डन इन्वर्जन, माने D फॉर्म बदल जाएगा L फॉर्म में, और यदि ये होता L फॉर्म, यहां हम L फॉर्म लिखते तो इसे लिख देते D फॉर्म। ठीक है बेटे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है स्टीरियो केमिस्ट्री में या फिर त्रिविम रसायन में। किसके? SN2 रिएक्शन के। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, चलो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ने वाला है। SN2 रिएक्शंस होती है ना, ये SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में RX की क्रियाशीलता का क्रम, RX की क्रियाशीलता का क्रम। मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3X, एक एल्काइल हैलाइड है CH3CH2X, और एक एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी बना दूं यहां, CH3CH3CHX, और एक टर्सरी बना दूं CH3CH3CH3CX। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारे पास ये भी प्राइमरी है पर इसे आप मिथाइल हैलाइड कह सकते हो, जैसे मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। ठीक है, वैसे आप इसे कह सकते हो मिथाइल हैलाइड है, प्राइमरी RX है, सेकेंडरी RX है और टर्सरी RX है। और उसने पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छी और सबसे तेज SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो SN1 के बारे में तो बेटे आप बता ही दोगे। आपको पता है कि कल मैंने आपको SN1 रिएक्शन के बारे में बताया था कि कौन सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन दिखाएगा। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन ये दिखाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड, और कारण सर आपने बताया था कि ये जो CH3 तीनों है ये इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कार्बन की तरफ भेजेंगे, और कार्बन की तरफ भेजेंगे तो जो हमारा कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन बना है उसके कार्बन परमाणु पर जो पॉजिटिव चार्ज खड़ा हुआ है उस पॉजिटिव चार्ज को घटाने का काम करेंगे तीनों। इसका मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और SN1 रिएक्शन में हमें देखना होता है कि फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है उसमें आयनन से प्राप्त होने वाला कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल है। वो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उस कार्बोकैटायन का SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का चांस उतना ज्यादा होगा और स्पीड भी उसका उतना ही ज्यादा होगा SN1 रिएक्शन के लिहाज से। पर यदि हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो बेटे SN2 रिएक्शन में सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा CH3X। अब बच्चों का दिमाग घूम गया होगा यहाँ कि सर ये कैसे कह दिया आपने। सबसे अच्छा रिएक्शन बेटे मिथाइल हैलाइड करता है इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन। यदि मेरे से पूछा जाए मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड मुझे दे दिए जा और यूं कहा जा कि इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कर सकता है, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि CH3X यानी मिथाइल का हैलाइड SN2 रिएक्शन के लिए बेस्ट है। उसके बाद प्राइमरी हैलाइड है, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, फिर टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। आपको पता है ना ये है 1 डिग्री RX यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री RX है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड,
और ये है बेटे 3 डिग्री RX, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आखिरकार ऐसा क्यों है, ये दुनिया ऐसी क्यों है ये केमिस्ट्री। बेटे विज्ञान, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रासायनिक विज्ञान हो, चाहे कोई सा भी विज्ञान हो, चाहे आपका ग्रह विज्ञान हो, वहां जो है वही सारे नियम लगते हैं जो प्रकृति के नियम है। सारी चीज बेटे नेचुरल है एकदम, वही सारे नियम फॉलो होंगे। चलो देखते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आप CH3X की बात करो तो ये CH3 है और ये X है। इसकी सच्चाई पता क्या है? इसकी सच्चाई है कि ये कार्बन है और इसके ऊपर जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है X। ये तो ले लिया मैंने सबसे पहले वाला CH3X। अब सबसे बाद वाले को लो। सबसे बाद वाला क्या है? कार्बन, और कार्बन के इधर X है, यहाँ और यहाँ। एक कार्बन, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। एक कार्बन, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। देखो, फिर ये वाला कार्बन और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। यही तो स्थिति है। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास CH3X था और ये है हमारे पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड। किसे अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल को। कहां से अटैक करना है? बैक साइड से, यहां से अटैक करना है। मान लो किसे? OH नेगेटिव को, और इसके ऊपर यहां से अटैक करना है OH नेगेटिव को। अब देखो ध्यान से जरा, यदि OH नेगेटिव, यानी कि मैंने ले लिया एक एग्जांपल OH नेगेटिव, आप CN नेगेटिव साइनाइड भी ले सकते हो, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो जो इनका इलाज कर सके। तो हमने एक सबसे सिंपल न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव लिया है, तो OH नेगेटिव को बैक साइड से अटैक करके कार्बन पे जुड़ना है। इस OH नेगेटिव को बैक साइड से अटैक करके इस कार्बन पे जुड़ना है। तो बताओ पहले वाले का आसान होगा कार्बन पे जुड़ना या दूसरे वाले का आसान होगा इस कार्बन पे जुड़ना? अब तो दिमाग में कुछ आ रहा होगा तुम्हारे, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में कि क्या है। दुनिया ऐसी तो है बेटे। क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक इसमें ही है, OH नेगेटिव है, इस कार्बन पर आसानी से जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि कार्बन के ऊपर भीड़ बहुत कम है। देखो 3 हाइड्रोजन एटम है, और 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ कार्बन पे जुड़ने के लिए, कार्बन पे अटैक करने के लिए ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। भीड़ को बहुत कम है, रोड पर, रास्ते पर भीड़ बहुत कम है, तो जल्दी और आसानी से कार्बन एटम पे जाके अटैक कर देगा और जुड़ जाएगा। बट इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? इस केस में सारी दुनिया की भीड़ यहीं आ चुकी है। देखो 3 कार्बन एटम है, उनके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन भी हैं। दुनिया भर की तो भीड़ है बेटे यहाँ, और दुनिया भर की भीड़ होने के कारण क्या इस न्यूक्लियोफाइल, क्या इस बेचारे नाभिक स्नेही, क्या इस बेचारे OH नेगेटिव का इस कार्बन एटम पर जुड़ना आसान होगा? होगा नहीं आसान। क्या इसका यहाँ जुड़ने का वेग तेज होगा? यानी जल्दी जल्दी जुड़ेंगे क्या OH नेगेटिव आयन हर एक कार्बन एटम पे, यहाँ वाले पे? तो यहाँ तो आपको साफ नजर आ रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। और बेटे इस भीड़ को भीड़ नहीं कहते हैं यहाँ SN2 रिएक्शन में। जो ये ग्रुप्स के कार्बन एटम के ऊपर जुड़े हुए जो स्पीसीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, इनकी जो ये भीड़ भड़ाका होता है, जो क्राउडिंग होती है, इस क्राउडिंग को ना तो आप क्राउडिंग कहोगे, ना कहोगे आप भीड़, इसे कहोगे त्रिविम विन्यासी बाधा। त्रिविम विन्यासी बाधा, बाधा माने रुकावट, ठीक है। और इसे यदि और अच्छा ढंग से कहना है तो आप कहोगे स्टेयरिक हिंड्रेंस। क्या कहोगे? स्टेयरिक हिंड्रेंस। तो स्टेयरिक वर्ड आया है त्रिविम विन्यासी से, और हिंड्रेंस का मतलब रोक, रुकावट, बाधा। हिंड्रेंस का मतलब ये है। तो यदि आप किसी मिथाइल हैलाइड को देखोगे तो मिथाइल हैलाइड पर कार्बन परमाणु के चारों तरफ ग्रुप्स का स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भड़ाका यानी कि क्राउडिंग बहुत कम होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल है उसे बैक साइड से अटैक करने का पूरा पूरा मौका मिलता है, और वो मजे मजे में अटैक करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वाल्डन इन्वर्जन दिखा देता है। पर यदि आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हो तो जिस कार्बन परमाणु पर अटैक करना होता है उस कार्बन परमाणु के चारों तरफ उपस्थित जो ग्रुप्स हैं, जो स्पीसीज हैं, या जो अटैच्ड ग्रुप हैं कार्बन एटम पे,
उनमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, त्रिविम विन्यासी बाधा बहुत ज्यादा होती है, भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा होता है, क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये सारे परमाणु, ये सारे एटम्स न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करने के लिए मना करते हैं, रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि यदि आप SN2 अभिक्रिया में RX की क्रियाशीलता का क्रम देखोगे तो मिथाइल हैलाइड सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट कौन है बेटे? मिथाइल हैलाइड CH3X, और उसके बाद प्राइमरी हैलाइड, और उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, और सबसे गया गुजरा कौन सा है बेटे? सबसे गया गुजरा है टर्सरी हैलाइड। वैसे तो इससे भी गए गुजरे बहुत सारे हैं। यदि मैं आपको कह दूं कि इस कार्बन पे 3 कार्बन जोड़ दो और हर एक कार्बन पे फिर 3-3 कार्बन जोड़ दो, और वे जो कार्बन जुड़े उन पे भी 3-3 कार्बन जोड़ दो, तो भीड़ कितनी बढ़ जाएगी। यहाँ तो हम इस कार्बन से एक एक कार्बन जोड़ के ही दुखी हो रहे, इनसे भी तो दूसरे कार्बन जुड़ सकते हैं, तो भीड़ तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो और ज्यादा बढ़ जाएगी तो SN2 रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना और वेग और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको लिख देना है एग्जाम में कि इसका कारण क्या है। मैंने क्या बताया बताओ? इसका कारण क्या बताया बेटे? त्रिविम विन्यासी, इसका कारण त्रिविम विन्यासी बाधा। इसका कारण क्या है? त्रिविम विन्यासी बाधा है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक काम करियो, आप इसे लिख लो, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यूं लिख दूं, त्रिविम विन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। याद रखोगे ना बेटे? अच्छा, एक चीज बता रहा चलो तुम्हें बहुत अच्छी, ये बात तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी, पर जो बात मैं अब बताऊंगा बहुत काम की है, ध्यान से समझना जरा। और ये बात स्टेरिक हिंड्रेंस से जुड़ी हुई है बेटे। यदि कोई आपसे पूछ रहा ना कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन SN1 विधि से होगा या SN2 से, तो आप देखोगे कि 1 डिग्री है, ऐसा है, यानी कि कार्बन एटम पे भीड़ भड़का, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा कम है। तो इसलिए 1 डिग्री RX यानी प्राइमरी RX यानी कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन जो है बेटे, वो SN2 क्रिया विधि से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि मान लो आपके पास कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है यानी प्राइमरी RX है, तो आप मुझे यूं बताओ कि प्राइमरी RX में जो जल अपघटन आप करोगे तो OH नेगेटिव का अटैक होगा उसके ऊपर, और OH नेगेटिव का अटैक फिर में पूछेंगे कि बताओ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी या SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी, तो आप पहचान कर लोगे। आपको पता कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब इस कार्बन एटम पे ज्यादा भीड़ नहीं है, इस कार्बन एटम पे ज्यादा भीड़ नहीं है। ये भी तो प्राइमरी प्राइमरी तो हैं दोनों, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी, तो आपका जो OH है, OH नेगेटिव, वो बैक साइड से अटैक कर सकता है, और बैक साइड से यदि वो अटैक कर सकता है तो रिएक्शन तो बेटे SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, बिल्कुल पक्की बात है। और यदि कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, देखियो जरा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन, बताओ। अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो बेचारा ये है गरीब, इसमें कार्बन एटम के ऊपर तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम विन्यासी बाधा बहुत ज्यादा है, रोक बहुत ज्यादा है, रुकावट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम SN1 क्रिया विधि से होता है।
अब पता कैसे होता है SN1 क्रिया विधि से, यदि आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड दोगे ना तो OH नेगेटिव बेचारा पीछे से आ रहा होगा, यहाँ उसे भीड़ नजर आ रही होगी, वो अटैक ही नहीं कर पा रहा होगा, कर नहीं पा रहा होगा अटैक, तो वो इंतजार करेगा यार X नेगेटिव यार तू छोड़ के भाग जाए यहाँ से। जब X नेगेटिव वहां से छोड़ के चला जाएगा तो ये इतना हिस्सा इतना हिस्सा ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन पे अब OH नेगेटिव अटैक कर सकता है फ्रंट साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर सकता है? इसलिए कर सकता है क्योंकि वो तो छोड़ गया अपनी जगह, तो जगह तो खाली करके गया, वो अटैक करने के लिए साइट तो प्रोवाइड करके गया ना, तो अब वो आसानी से अटैक करेगा X नेगेटिव के वहां से रिमूव होने के बाद, यानी आयनन के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर सकता है। इसलिए रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी यदि आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड की बात करो। अब आप में कोई कोई बच्चा कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो यूं कहेगा कि सर अच्छा यार चलो आप एक बात बताओ, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन कैसे होगा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन, यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर हमें अटैक कराना है OH नेगेटिव का। तो बेटे मैं बताऊं आपको, जब 2 डिग्री की बात करोगे तो 2 डिग्री इन दोनों के बीच में है, यानी कि प्राइमरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड के बीच की अवस्था है, तो यहाँ रिएक्शन दोनों ही तरीके से प्रोसीड हो सकती है, SN1 या SN2, दोनों प्रकार से, ठीक है, दोनों प्रकार से होता है। यानी कि रिएक्शन का कुछ परसेंटेज तो होगा SN1 मैकेनिज्म से और कुछ परसेंटेज होगा SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है बेटे आपको। चलो अच्छा अगली बात कर रही है, अब हम बात करेंगे SN2 क्रियाविधि, SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। मतलब जो SN2 मैकेनिज्म है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ है, SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न हुआ है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, पता कैसे पता चलेगा? देखो मैं बता रहा, नंबर 1 करके लिख रहा, मैंने SN1 में भी ये बात सिखाई थी कि हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड हुआ है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेग समीकरण आपको मिलेगा ना, वेग समीकरण मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा, ऐसा, देखियो समझ रहे क्या बेटे इस बात को? क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक, ये क्या है? क्रियाधार है ना, अभिकारक है, सबस्ट्रेट है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा अभिक्रिया का वेग, और अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। क्योंकि दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि अभिक्रिया जो है वो द्वितीय कोटि की है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो फिर वो SN1 तो हो ही नहीं सकती, SN2 ही तो होगा, फिर वो रिएक्शन क्या होगा? SN2 होगा। तो पहला तो सबूत यह है कि अभिक्रिया का वेग, इस जब भी आप अभिक्रिया का वेग निकाल लोगे इस अभिक्रिया में, तो इस तरीके का आपको सूत्र मिलेगा, और इस तरह का सूत्र जब आपको मिलेगा प्रैक्टिकल लैब में, तो उससे आपको पता चलेगा कि SN2 रिएक्शन है जिसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, दूसरा सबूत जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेटे वाल्डन प्रतिलोमन। क्या मिलेगा बेटे? वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन इन्वर्जन। यदि आपको वाल्डन प्रतिलोमन प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है, यूं लिख दूं मैं, चलो मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो लैब में और आपका जो रिएक्टेंट था वो डी फॉर्म था और प्रोडक्ट आपको एल फॉर्म मिल गया, या आपका रिएक्टेंट एल फॉर्म था और प्रोडक्ट आपको डी फॉर्म मिल गया, तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि आपका रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है वो रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन की घटना संपन्न हो रही है। कौन सी घटना? वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोमन। और यदि रिएक्शन में वाल्डन प्रतिलोमन हो रहा है तो ये स्पष्टीकरण है इस चीज का
कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है SN2 क्रिया विधि द्वारा। और तीसरा सबूत इसका है बेटे, तीसरा सबूत यह है, कोई पुनर्विन्यास नहीं। मतलब जो आपका SN1 रिएक्शन था, उस SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटे, SN1 रिएक्शन में ये होता है कि उसमें जो आपका कार्बोकैटायन बनता है, वो कार्बोकैटायन अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करना चाहता है, तो वो पुनर्विन्यासित हो सकता है। इसी तरीके से यदि आप SN2 रिएक्शन की बात करो, तो SN2 रिएक्शन में किसी तरह का पुनर्विन्यास यानी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यदि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास नहीं हो रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से आपको इंगित करता है या सूचित करता है कि आपका रिएक्शन, आपका अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, आप एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें बताऊंगा आपको बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटे हम, देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब हम पढ़ेंगे SN अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आप शॉर्ट में कहते हो SN रिएक्शन। अब SN रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी किन कारकों की उपस्थिति में अभिक्रिया SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी और किन कारकों की उपस्थिति में अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी, इन बातों के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिख रखा है। सबसे पहला कारक लिख रखा है विलायक की प्रकृति। तो चलो विलायक की प्रकृति के बारे में बात कर रहे बेटे। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारा जो विलायक है, जिसमें रिएक्शन को प्रोसीड करना है, जिसमें रिएक्शन को चलना है, वो विलायक ध्रुवीय है, माने उसकी ध्रुवता बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझिए जरा, बिल्कुल ध्यान से। यदि विलायक की ध्रुवता बहुत ज्यादा है, यानी विलायक बहुत ज्यादा ध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब तो समझते हो आप, मतलब उसके कोनों पर, सिरों पर बहुत ज्यादा धनावेश और बहुत ज्यादा ऋणावेश है। जैसे सबसे ज्यादा ध्रुवीय विलायक होता है H2O। H2O को जब ही कहा जाता है सर्वोत्तम विलायक या सार्वत्रिक विलायक या सबसे अच्छा विलायक, H2O। तो यदि मैं H2O की बात करूं तो बेटे H2O तो बहुत ज्यादा ध्रुवीय है, और जब H2O बहुत ज्यादा ध्रुवीय है या कोई भी विलायक यदि बहुत ज्यादा ध्रुवीय है और उसमें आप किसी एल्काइल हैलाइड को डाल रहे हो, तो बेटे ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड आयनों में टूट जाएगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव में। और जब वो आयनों में टूट जाएगा तो R पॉजिटिव जो वहां बना है उसे आप कहोगे कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन पे फिर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जिसे जुड़ना है, जैसे OH नेगेटिव। तो यदि कार्बोकैटायन बना है और उस कार्बोकैटायन पर आकर जुड़ा है न्यूक्लियोफाइल, तो बताओ रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है, SN1 से प्रोसीड कर रही है या SN2 से। तो कुछ बच्चों के स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि कार्बोकैटायन का बनना यानी कि RX का आयनों में टूटना और फिर कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का आके जुड़ना, इसका मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड कर रही है। और रिएक्शन यदि 2 स्टेप में प्रोसीड कर रही है तो इस बात का ठप्पा लग जाता है कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है। तो हमें एक बात स्पष्ट हुई कि यदि आपका विलायक, उसकी ध्रुवता बहुत ज्यादा है, तो SN1 रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे, SN1 रिएक्शन होगी फिर वहां। और यदि ध्रुवता कम है तो SN2 रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ध्रुवता कम होगी तो आपका RX माने एल्काइल हैलाइड आयनों में नहीं टूटेगा, और यदि आयनों में नहीं टूटेगा तो एल्काइल हैलाइड के आयन में टूटने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल यदि बैक साइड से पहले ही अटैक कर देता है तो रिएक्शन फिर प्रोसीड करती है SN2 मैकेनिज्म से।
तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, SN2 से। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो विलायक है वो विलायक किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं विलायक की ध्रुवता बढ़ने पर, विलायक की ध्रुवता बढ़ने पर SN1 अभिक्रिया का वेग व संभावना बढ़ जाती है। कारण भी यहां लिख दूं छोटा सा, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में आयनन होता है। SN1 रिएक्शन में यदि आयनन हो रहा है तो विलायक ध्रुवता यदि विलायक की ज्यादा होगी तो आयनन तो ज्यादा होगा। आयनन ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटे, आयनन ज्यादा होने से कार्बोकैटायन ज्यादा बनेंगे, और कार्बोकैटायन ज्यादा बनेंगे तो उनके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकैटायन के ऊपर, तो रिएक्शन तो SN1 मैकेनिज्म से ही प्रोसीड करेगी। फिर यहां एक बात और लिख दो, जबकि विलायक की ध्रुवता बढ़ने पर SN2 अभिक्रिया की दर लिख दूं, दर, वेग भी लिख सकते हो आप, दर भी, दोनों एक ही बात है। SN2 अभिक्रिया की दर व संभावना घटती है। क्यों घटती है, कारण तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में तो आयन बनते ही नहीं है। विलायक जब ध्रुवीय होता है ना, तो ध्रुवीय विलायक का एक ही काम है सिर्फ, जो आपका RX है, एल्काइल हैलाइड है, उसे आयनों में तोड़ देना, बस, और कुछ नहीं करेगा वो। और यदि उसने आयनों में तोड़ दिया तो R पॉजिटिव बनेंगे, कार्बोकैटायन बनेंगे, कार्बोधनायन बनेंगे, जिनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज सीख लो यहां थोड़ा सा, एक ये सीख लो बेटे कि जो विलायक होते हैं ना, उनकी ध्रुवता का क्रम थोड़ा सा याद रख लेना, जरूरत पड़ जाती है कभी कभार। आपको ध्यान रखना है बेटे कि H2O जो है ना, वो सबसे ज्यादा ध्रुवीय विलायक है, H2O। बस H2O को तो आप ध्यान रखो ही बिल्कुल हर एक हालत में। फिर इसके बाद नंबर आता है HCOOH का। क्या है बताओ ये, HCOOH का नाम बता सकते हो क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है बेटे CH3OH, और फिर इसके बाद है इसका बड़ा भाई C2H5OH। देखो CH3OH का नाम बता सकते हो क्या? मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। और C2H5OH का नाम है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। और उसके बाद है सिरका। सिरका समझ में आ रहा? सिरका CH3COOH, एसिटिक एसिड कह दो या सिरका कह दो, एसिटिक अम्ल भी आप इसे कह सकते हो। जैसे, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए जरा ध्यान से। मान लो मेरे पास CH3Br है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, और इसे हम बदल रहे हैं CH3OH में। यहां लिख दूं मैं CH3OH। यदि आप CH3Br को CH3OH में बदल रहे हो और वहां विलायक है C2H5OH, विलायक कैसा है? C2H5OH विलायक है। और यहां भी लिख दूं, चलो मान लो आपके पास यही CH3Br है एक दूसरे बर्तन में, और इसे भी हम बदल रहे हैं CH3OH में। ठीक है, और यहां विलायक हमने ले लिया पानी। तो मैं आपसे पूछ रहा
कि ये जो पहला रिएक्शन है इसमें SN क्या लिखूं मैं, और दूसरे रिएक्शन में SN1 लिखूं या 2 लिखूं। मतलब कहने की बात यह है, यदि आप यहाँ CH3Br को CH3OH में बदलते हो तो पक्की बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसे हटा दिया OH ने। पर यहाँ विलायक है आपके पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और यहाँ भी वही रिएक्शन हो रही, विलायक है H2O। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इथाइल अल्कोहल विलायक है तो ये वाला विलायक है और ये विलायक है, इसका मतलब इसकी ध्रुवता बहुत कम है, और ध्रुवता कम है तो ये आयनों में बहुत कम टूटेगा, और जब ये आयनों में बहुत कम टूटेगा तो CH3 पॉजिटिव आयन बहुत कम बनेंगे, और आयन बनने से पहले ही आपका जो ये OH है, OH क्या करेगा, बैक साइड से अटैक कर देगा, और बैक साइड से अटैक करके फिर Br नेगेटिव कभी बाद में जाके निकलेगा, और इसका बैक साइड से अटैक पहले ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा, SN2 से। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास जो विलायक है ना इथाइल अल्कोहल, उसकी ध्रुवता कम है, उसकी ध्रुवता कम है तो इसे RH को आयनों में नहीं तोड़ेगा, और जब ये आयनों में टूटने से पहले ही इसके बैक साइड में OH नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, तो रिएक्शन तो फिर SN2 मैकेनिज्म से ही प्रोसीड होगी। और इस केस में देखो विलायक है सबसे ज्यादा ध्रुवीय, सबसे ज्यादा खतरनाक विलायक H2O। जैसे ही आप CH3Br को इसमें डाल लोगे ना, एकदम इसे आयनों में तोड़ मारेगा, CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, और जैसे ये इसे आयनों में तोड़ देगा ना, CH3 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, जिसे आप कह सकते हो मिथाइल कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन या कार्ब धनायन। तो जब CH3 पॉजिटिव मिलेगा तो उस CH3 पॉजिटिव पे अटैक करना है OH नेगेटिव को, और फ्रंट से अटैक करे चाहे बैक से अटैक करे, खुली छूट है एकदम। जब कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है। बताओ बेटे ये बात समझ में आती है क्या? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। तो ये तो हुआ विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है SN रिएक्शन को। यदि विलायक बहुत ज्यादा ध्रुवीय है जैसे पानी, तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, और यदि आपका विलायक का ध्रुवता बहुत कम है, ध्रुवीयता बहुत कम है, पोलैरिटी बहुत कम है, तो रिएक्शन जो उस विलायक में आप चला रहे हो वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। अब देखो जरा ध्यान से नंबर 2 को। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे निष्कासित समूह की प्रकृति, कि जो ग्रुप निकल के भाग रहा है, कौन भाग रहा है निकलकर, हैलोजन, वो समूह कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात समझनी है, यहां से लिख दूं RX की प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, यानी कि एल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, SN रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं बेटे। X नेगेटिव के हटने का क्रम, X नेगेटिव तो छोड़ के भागेगा, क्या है क्रम कि सबसे पहले भागने को तैयार होगा I नेगेटिव, फिर I के बाद क्या है Br नेगेटिव, और फिर Cl नेगेटिव, और फिर F नेगेटिव, यानी कि सबसे ज्यादा चांस होते हैं I नेगेटिव के भागने के। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि यदि आपने ग्रुप, यदि आप रिएक्शन कर रहे हो, देखो आप रिएक्शन कर सकते हो RI पर, आप रिएक्शन कर सकते हो RBr पर, आप रिएक्शन कर सकते हो RCl पर, RF पर। तो यदि आपसे पूछे कि हाँ भाई मुझे यूं बताओ कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा रिएक्शन दिखाएगा SN रिएक्शन, तो आप कहोगे कि सर ये वाला दिखाएगा सबसे अच्छा SN रिएक्शन। जब भी मैंने लिखा I नेगेटिव, क्योंकि I नेगेटिव जो है सबसे पहले छोड़ के भागेगा, यहाँ से बॉन्ड जो है बड़ा है, कमजोर है, इसलिए सबसे पहले छोड़ के भागेगा। आप इस चीज को इस तरीके से भी कह सकते हो कि जो वीक है इसमें वीक बेस। मैं बताऊं आपको एक बात बहुत अच्छी,
ये जो आई नेगेटिव है ना, ये आई नेगेटिव को मैं लिख सकता हूं वीक बेस, दुर्बल अक्षार या दुर्बल अक्षारक। ठीक है, वीक बेस है, दुर्बल अक्षारक है, दुर्बल अक्षार है, इसलिए सबसे पहले छोड़ के भागेगा ये। ठीक है, और यदि यहां की बात करूं मैं इसकी एफ नेगेटिव की, तो बेटे ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सबसे ज्यादा मुश्किल से छोड़ के भागेगा एल्काइल ग्रुप को। यदि आर एफ है तो एफ तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो एसएन रिएक्शन कहां आसानी से प्रोसीड कर जाएगी। तो दूसरा कारक ध्यान रखना है, निष्कासित समूह की प्रकृति। जो वीक बेस होता है वो जल्दी छोड़ के भाग जाता है, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्पीड फास्ट होगा हमेशा जिसमें आई नेगेटिव छोड़ के भागने वाला ग्रुप होगा, और जिसमें एफ नेगेटिव होगा छोड़ के भागने वाला ग्रुप, उस रिएक्शन का स्पीड बहुत कम होगा और उसके चांसेस भी बहुत कम होंगे, संभावना प्रायिकता बहुत कम होगी। अच्छा, तीसरा एक और फैक्टर, चलो बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। अब हम बात करते हैं नाभिक स्नेही की प्रकृति। नाभिक स्नेही हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति। बेटे, नाभिक स्नेही की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है एसएन रिएक्शन को? जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे किस तरीके से अफेक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल की नेचर। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, SN1 अभिक्रिया का वेग, SN1 अभिक्रिया का वेग न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि SN1 रिएक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड करती है। उसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप ही स्लो स्टेप है और वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है कि आपका RH आयनों में टूटता है, R पॉजिटिव X नेगेटिव। तो बताओ, पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद है, और पहले स्टेप में ही कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहे हम फर्स्ट स्टेप में, तो इसलिए हमने लिखा है कि SN1 अभिक्रिया का वेग न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, SN2 का डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही, और उस सिंगल स्टेप में ही क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक मार रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जितना मजबूत होगा ना, SN2 रिएक्शन होने के चांसेस और उसका वेग उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि वहां उसे भीड़ भड़ाके में बैक साइड से एंट्री मारनी है। समझ रहे ना इस बात को? तो हम यहां लिख सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया की दर, SN2 अभिक्रिया की दर, दर कह दो या वेग कह दो, एक ही बात है बेटे। दर के साथ साथ संभावना की भी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, चांस। तो SN2 अभिक्रिया की दर व संभावना प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में, प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में बढ़ जाती है। यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है ना, न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रांग है तो SN2 रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी प्रायिकता भी बढ़ेगी, यानी ज्यादा चांसेस होंगे। थोड़ा सा एक बात सीख लो। अच्छा, आप ये जो नाभिक स्नेही है ना, इसकी प्रबलता का क्रम सीख लो कि न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रॉन्गनेस है उसका क्रम C6H5S नेगेटिव, इससे कम प्रबल है Cn नेगेटिव, उससे भी कम प्रबल है I नेगेटिव, उससे भी कम प्रबल है OH नेगेटिव, उससे भी कम प्रबल है C2H5O नेगेटिव,
इथॉक्साइड कहते हैं इसे, इथॉक्सी आयन। और उससे भी कम प्रबल है Br नेगेटिव, और फिर है बेटे Cl नेगेटिव, और सबसे कम प्रबलता है NO3 नेगेटिव की, NO3 नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल हैं, इनका स्ट्रॉन्गनेस। यदि आपको ये वाला न्यूक्लियोफाइल मिल गया ना कहीं, तो पक्की बात है रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। और यदि ये वाला न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। जितना आप इधर को रहोगे इधर को, तो यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा स्ट्रांग होगा स्ट्रांग होगा, SN2 मैकेनिज्म का चांस बढ़ेगा और उसका स्पीड भी बढ़ेगा SN2 से, यदि रिएक्शन चल रहा होगा तो। और जितना आप इधर को रहोगे, यानी कि जितना वीक आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा, तो समझ जाओ कि रिएक्शन चाह रही है कि मैं SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करूं। ठीक है बेटे, तो जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन। अब हम RX यानी एल्काइल हैलाइड के आगे के सारे रासायनिक गुणों को कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, बस मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं बेटे, एक निश्चित क्रम में पढ़ाई करनी चाहिए हमेशा। आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए और किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। और बेटे यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे और मेरे साथ साथ लिखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, तो इस बात की 100% गारंटी है कि केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।